चाय के इतिहास के बारे में जानते हैं। इससे पहले कुछ प्रमुख बातें। चाय में एरोमा के साथ बायोकेमिकल कंटेंट प्रमुख रूप से पाया जाता है, जैसे कैफीन, पॉलीफिनॉल, कैटेजिन, जो कि ब्रेकडाउन होके थियाफ्लेविन, थियारोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ कई एरोमा प्रोटीन, एनर्जी, वसा इत्यादि पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा बायोकेमिकल में से एक है। इससे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। पॉलीफिनॉल, कैटेजिन इससे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर या यकृत संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर आदि बीमारी जैसे रोग का कंट्रोल करता है। हाई रेंज पॉलीफिनॉल कैटेजिन से कुछ हद तक ठीक भी हो जाता है, जो कि ग्रीन लीफ और ग्रीन टी और ओलोंग टी में पर्याप्त मात्रा में पॉलीफिनॉल और कैटेजिन पाया जाता है। इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसा कि प्राचीन पुस्तकों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि चीन में शेनन के समय लगभग 2737 ईसा पूर्व में चाय एक पहली बार ड्रिंक के रूप में पिया गया। शेनन ने चाय में सभी प्रकार के पौधों का स्वाद चाखा और 72 प्रकार की टॉक्सिसिटी चाय का स्वाद भी चखा। यह एक चीनी दवाओं का आविष्कार भी है। याओ मिंग 1999 चाय का पहला प्रामाणिक विवरण चाय चिंग चाय की किताब पुस्तकों के माध्यम से यह जाना जाता था, जिसे लो युंग ने चाय तैयारी करने और उसके निर्माण करने का वर्णन करते हुए लिखा था। लेकिन चाय वास्तव में व्यापारिक रूप से 13वीं शताब्दी से शुरू किया गया था। भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, तिब्बत, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया में चाय की पहली बार आदिवासियों गांव और आदिवासियों के लोगों के लिए ये जाना जाता था, जो कि चाय के बारे में जानते थे और इसे मेडिसिन के काढ़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि चाय की पत्तियों का सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। अब यह दुनिया भर के सभी पुरुष हो या स्त्री महिला के पास स्वदेशी रूप से पहली पसंद चाय के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश लोगों ने चाय में व्यापारिक और वाणिज्य की संभावना पाई। इसके अलावा उनकी ठंडी जलवायु में एक गर्म चाय सुबह के कप के रूप में स्वादिष्टता के साथ साथ होती थी और 1657 के बाद में एक मुख्य रूप से स्वादिष्टता ड्रिंक के रूप में विस्तार किया गया था। सुबह हो या शाम एक कप चाय की शुरुआत करते थे, जहां इन्हें इंग्लैंड में सार्वजनिक रूप से बेचा गया था। पिछले 200 वर्षों से अधिक वर्षों से चाय के व्यावसायिक उत्पादनों में उनकी रुचि बढ़ गई। किसी भी समय एक कप चाय औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप के तरीके से मेहमानों की परंपरा स्वागत करने का एक प्रतीक बन गई। औपचारिक तरीके से चाय को दूध और चीनी के अलावे बर्तनों के साथ कंफर्टेबल चाय के बर्तनों में गर्म कप और प्लेटों के साथ ट्रे में छन्नी के साथ परोसा जाता। चाय को पहले कुछ दशकों में दुनिया भर की वैज्ञानिक के रूप में सामर्थ्यिक और औद्योगिक मूल्य से साथ साथ स्वच्छता के पेय के रूप में जाना जाता है। चाय मुख्य रूप से चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम, तुर्की और अन्य देशों में चाय के उत्पादनों के लिए उष्णकटिबंध और उप उष्णकटिबंध क्षेत्रों में उगाया जाता था। अब ये लगभग सभी देशों में उगाते हैं। इन 7 देशों में दुनिया के लगभग 80% हेक्टेयर चाय के सबसे बड़े उत्पादन और निर्यात बनते हैं। आयात देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सीआईएन देश, पाकिस्तान, मिस्र, अफगानिस्तान, जापान, मैक्सिको है और ऐसे कई छोटे मोटे देश हैं। प्रमुख उत्पादनों के अलावा जॉर्जिया और रूस के ऊपरी उष्णकटिबंध 40 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के एरिया और जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, अर्जेंटीना, ईरान, ताइवान, युगांडा, ताजिकिया, मालवी और मेजोपिया जैसे अन्य देशों में पर्याप्त मात्रा में चाय उगाते हैं। स्तर पर चाय को घरेलू स्तर पर बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं और इसे विदेशी मुद्रा अर्जित इनकम अर्न करने के लिए भी उत्पादक का आयात और निर्यात करते हैं। यूरोपीय चाय की खेती के तहत रूसी उष्णकटिबंधों में छोटे मोटे क्षेत्रों को छोड़ और उत्तरी अमेरिका के केवल चाय का आयात और उपभोग करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
अपनी खपत का 90% आयात करते हैं। चाय पीने से कॉफी की तुलना में कम कैफीन का सेवन होता है और कैफीन के अलावा चाय की पत्ती में स्वस्थ पेय के रूप में अधिक मेडिसिन वैल्यू होता है। उम्मीद है कि ये दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ट्रेंड कंटिन्यू होती रहेगी। उम्मीद है कि ये दुनिया भर की स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। चाय उत्पादक कैमरून, केन्या, जिब्रेन, मरीसाम, मालवी, अर्जेंटीना, जापान इत्यादि देशों में सबसे अधिक है, जो कि देश की औसत उत्पादनों के रूप में लगभग 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बाद भारत, श्रीलंका, तुर्की, युगांडा, इंडोर और इंडोपिया का स्थान है। ईरान में भी पहले बार 1990 के दशक से ही चाय की खेती की जा रही है और लगभग 50 से 55 मिलियन किलोग्राम और 1450 से 1650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करता था। हालांकि वर्तमान में ये आंकड़े बहुत कम हो गई है। खपत उत्पादनों के लिए भूमि का दर, ग्लोबल वार्मिंग, तीव्रता की कमी के कारण खपत उत्पादन के लिए भूमि का दबाव और ग्लोबल वार्मिंग की तीव्रता के कारण से वर्ष दर वर्ष जॉर्जिया और रूसी उप उष्णकटिबंधों के साथ साथ कुछ एशिया और अफ्रीका देशों में चाय के क्षेत्र और उत्पादकता में इसी तरह से सूचना मिली है, गिरावट की सूचना मिली है। अब चीन की इतिहास के बारे में। चीन में 200 से भी अधिक वर्षों से अपने खेतों में चाय की झड़ियां उगा रहे हैं। हर व्यक्ति या हर परिवार कुछ चायों की झड़ियों को उगाया और इस पत्ती को मेडिसिन वैल्यू के साथ साथ चाय की पत्तियों को प्रोसेस करके चाय तैयार करते थे। जैसे कि अब कहा जाता है, दक्षिण पूर्व चीन में चाय एक पेय और स्वादिष्ट डेलिकेट ड्रिंक के रूप में पिछले लगभग 3000 से भी ज्यादा वर्षों से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व चीन और भारत चीन असम भारत में छोटे नदी के किनारे चाय की कृषि किया करते थे। हालांकि किंगडम वर्ल्ड 1950 में कहा था कि चाय एक उत्पादन का एक मध्यम केंद्र है, चाय उत्पत्ति का एक मध्यम केंद्र है। भारत में असम के रंगपुर शिवसागर के पास असम टाइप ऑफ प्लांट का पता लगाने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में लगाया था, जब असम आर्मी कब्जा में था। हालांकि इन पौधों का परंपरा मेडिसिन वैल्यू होने का भी संदेह था, न कि केवल जंगली चाय के पौधे। हालांकि ये छोटे पत्ते चाइनीज वेराइटी का मूल घरेलू रूप से दक्षिण पूर्व चाइना और उत्तर पूर्व चाइना में था। उत्पत्ति की इस केंद्र के पक्ष में मजबूर बिंदु यह है कि शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक 3000 वर्षों या उसमें से अधिक चाय की खेती के दौरान इस चाइनीज पौधों के प्रकार चाइनीज वेराइटी को प्रचालन क्रॉस ब्रीडिंग का सामना करना पड़ा और कैमेलिसाइड हिस्ट्री का चमकदार पत्ते और सुंदरता के कारण प्लांट लवर के लिए अच्छी तरह से जानी जाती थी, जो इसे 17वीं शताब्दी के बाद में फार्को उद्यानों और अवसरों की सीमाओं में एक व्यवसाय की कीमती संपत्ति बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप लोगों ने यह रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत के बीच सभी मार्गों द्वारा चाय के पौधे उगाते पाए गए थे। यह काठमांडू नेपाल में भी जंगली प्रकार की चाय पाए जाते थे। मूल रूप से तिब्बत पठार और सेचुन, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, दक्षिण पूर्व में पुराने मूल निवासी द्वारा फैलाया हुआ था। चाइनीज पौधों के लिए तुलनात्मक रूप से चीन में इसी प्रकार की उत्पत्ति पाई गई थी। जब चाय को पहली बार चीनी सम्राट सेनंग द्वारा दिव्यांग उपचारों के रूप में उपयोग किया करता था, जो कि ईश्वरीय चिकित्सा कहा जाता था। सेनंग ग्रामीण इलाकों में डेरा डाले हुए थे। इसके बारे चाय के पेड़ के तने के नीचे आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ चाय की पत्तियों कढ़ी में उबलते पानी में गिर रही थी, तो उन्होंने उन्हें तुरंत उबलते हुए पानी से निकाल कर छुआ और उन्हें उछूक कर देखा और उन्होंने आश्चर्य करके ये खुशी हुई और उन्होंने कढ़ी को स्वाद को चाखा तो उसे पता चला कि दुनिया का लोकप्रिय में से एक है, जैसा कि वर्तमान में जाना जाता है। भारत, चीन, उत्तरी म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण चीन के लोगों ने इस क्षेत्रों में उगाने वाले चाय पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में
या मेडिसिन प्लांट या मेडिसिन वैल्यू के तैयार करने के साथ कर रहे थे। चाय के पौधों के वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस एल ओकुस है, जो इसका नामकरण के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक को मान्यता देता है, जिन्हें अंतिम रूप भी जाना जाता। प्राचीन काल से चाय में चाय की खेती और पेय के रूप में इसका आदान प्रदान और निर्यात सर्वाधिक है। चीन में चाय के क्षेत्र उत्पादन का सही अनुमान लगाना वास्तव में मुश्किल है। हालांकि 1950 से 1990 तक उत्पादन और निर्यात में जो पहले घटित नहीं हुआ था, वृद्धि में जिसका अस्तित्व नहीं हो रही थी, परिवर्तन हुआ और चीन ने चाय का निर्यात करना शुरू किया। और मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और पश्चिम यूरोप और पूर्व यूरोप के लगभग 30 से अधिक देशों ने साथ ही एक साथ व्यापार स्थापित किए और वास्तव में आधुनिक चीन में भी चाय का समृद्धि का विकास का चरण 1840 से 1866 की अवधि के दौरान हुआ था। जापान के इतिहास के बारे में, जापान चाय उद्योग में उदारीकरण 1859 में शुरू हुआ, जब सरकार ने आंतरिक व्यापार के लिए अलगाव नीति को छोड़ दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक हरी चाय का उत्पादन तेजी से बढ़कर लगभग 2400 टन हो गई। फिर भी तोड़े गए पत्ती का लाइट वेदरिंग करके हाथ से रोलिंग करके चाय बनाते थे, जिससे फार्मिंग में अपारगता के कारण ने उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि मशीनरी के आविष्कार ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की अवधि में उत्पादन में सुधार किया, बाद में 4 गुना उत्पादन को बढ़ा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जापान में 1950 के बाद चाय उद्योग का लगभग 60,000 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया और लगभग 1 लाख टन चाय का उत्पादन बढ़ाया। 1970 के दशक के दौरान जापान में औसत उत्पादन 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 1980 के दशक के बाद में उत्पादकता में गिरावट देखी गई और 1960 तक 90% चाय के पौधा होते थे। बाद में धीरे धीरे चाय का उत्पादन कम हो गया। भारत चाय उद्योग की एक आकर्षण कहानी है जो 1834 से चली आ रही है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में चीन के कई प्रकार की चाय पत्तियां को पेश करने की संभावना तलाशी। चाय समिति की सर्वेक्षण कार्य किया और इनकी प्रक्रिया में इसमें 1823 में एक स्थानीय व्यक्ति मनीलाल दीवान के माध्यम से मेजर रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा असम प्रकार की वैरायटी को वास्तविक झाड़ियों की खोज की गई। हालांकि उसी वर्ष चाय के कुछ बीज गुवाहाटी में भी कुछ ब्रूस के बगीचे में लगाए गए थे, जो रॉबर्ट ब्रूस के भाई थे, जिनकी मृत्यु कुछ ही समय बाद हो गई थी। 1834 के तुरंत बाद प्रारंभिक वृक्षारोपण की व्यावसायिक सफलता चीन के साथ पौधों की सीमट के साथ शुरू हुई थी, जिसकी बहुत कम सफलता मिली और केवल दार्जिलिंग तक ही सीमित रह गई। वास्तव में चाय के रोपण के कुछ परीक्षण स्थल सर जोसेफ ब्राउज के द्वारा किए गए थे, जो एक अंग्रेजी प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रांची, झारखंड, शिवसागर, असम और कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों को सिफारिश की थी जहां चाय की सफलता हो सकती थी और 1835 में असम में गाब्रुल हिस्सा पर शिवसागर के पास व्यावसायिक पैमाने पर पहला बागान बनाया था। कलकत्ता भेजे जाने वाली पहली चाय का नमूना 1836 में बनाए गए थे। 1836 से 1837 में इस प्रकार कम मात्रा में नमूना का उत्पादन किया गया था और 1939 में इंग्लैंड भेजे जाने वाले पर्याप्त चाय बनाई गई थी। असम किस्म की चाय पौधों को बगीचा में साथ वाणिज्य चाय की खेती और 1856 में कछार, सिमट बांग्लादेश तक फैल गई है। इसके अलावे पश्चिम बंगाल के डुवर्स तराई में भी चाय की खेती विस्तार किया गया था और इसके बाद धीरे धीरे लगभग सभी जगह में विस्तार हुआ। 1856 में पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के टुअर कारसेन में भी चाय की खेती लगाई गई थी। फिर से दार्जिलिंग भारत में नीलगिरी पहाड़ियों और कुबाऊ में पश्चिम चीन प्रकार के बीज लगाए गए थे और 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय चाय संघ द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और विकास कार्य में लगभग 10 वर्षों से भी कम समय में उत्पादन का लगभग 15% की वृद्धि हुई
1930 तक चाय की क्षेत्र बढ़कर लगभग 3,25,000 हेक्टेयर हो गई थी और बाद में उत्पादन लगभग 1,67,000 टन तक बढ़ गया था, जो कि 1973 से लगभग 2 गुना हो गया। और भारत में देहरादून, कवंडा, अलमडिया, रांची, हजारीबाग, कुश, दक्षिण भारत आदि जैसे नए क्षेत्रों में भी चाय की खेती का विस्तार और ऐतिहासिक रहा। अफ्रीका लगभग सभी देशों में चाय उत्पादन देशों में असम प्रकार की चाय का प्रसारण वास्तव में भारतीय चाय के उद्योग के द्वारा एक देन है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद मुख्य कर्व शहरों में विज्ञापनों के साथ भारत में चाय पीने की स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया और इससे देश का उत्पादन का लगभग 80% घरेलू स्तर पर खपत करता है। देश और दुनिया के भीतर दुनिया की सभी ग्रेड की चाय ऑक्शन में अनुकूलित करते हैं, यहाँ तक चाय बागानों में सीधे संपर्क भी करते हैं। 21वीं शताब्दी के दौरान भारत में चाय का उत्पादन टी बोर्ड के रिकॉर्ड में दिया गया है, जबकि विभिन्न प्रकार की चाय की लगातार बढ़ता हुआ को टी बोर्ड के रिकॉर्ड में दिया गया है। दार्जिलिंग चाय का स्वाद इसकी सुगंधता के साथ विशेष रूप से 1500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई और 2400 मीटर की ऊंचाई तक लेकर असम की चाय की मजबूत और टी ड्रिंक को दुनिया भर में चाय की भारतीय विशेषता के रूप में जाना जाता है। भारत चाय का उद्योग 1990 के दशक तक उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे बड़ा रहा है और समय के साथ साथ उत्पादन में 21वीं शताब्दी में चीन ने भी इसे पीछे छोड़ दिया। अब भी भारत के पास 21वीं शताब्दी के लिए पुराने पौधों को उखाड़कर नया प्लांटेशन किया जा रहा है। पुराने क्षेत्रों में रिप्लांटेशन के साथ साथ बढ़ते क्षेत्र को कुछ सार्वजनिक व्यवहारिक सफलतापूर्वक लगाया जा सकते हैं। भारत में छोटे उत्पादकों के द्वारा चाय की खेती करने के साथ क्षेत्रों का कुछ क्षेत्र 1950 में 3,15,665 हेक्टेयर तुलना में अब लगभग 5,23,000 हेक्टेयर है और नए अपडेट के अनुसार लगभग 6 लाख से भी अधिक कृषि करने की संभावना दिखाई जा रही है।